हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आई होप आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एक बार मैं फिर से सागर वर्जातिया स्वागत करता हूं मिशन आईआईटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ कुछ जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। फटाफट आओ, क्वेश्चंस के साथ साथ जो अपनी पुरानी रीत रही है, सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। एडवांस 2017 का ये प्रश्न है बेटा। क्वेश्चन में कुछ हाइलाइटिंग थिंग्स हैं जिनको मैं नोट करवाता हुआ चलूंगा। कह रहा है द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा जी। ऑफ 0.01 मोलैरिटी, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म। मोलैरिटी जिसको हम लिखेंगे 0.0, अच्छा यहाँ पे सी लिखो चाहे कैपिटल एम लिखो, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन एक्चुअली में जैसे आयन इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो गया, इसमें हम लोग जो मोलैरिटी लेते हैं वो सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एक्व सोल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड, ये जो वीक मोनोबेसिक एसिड है, इससे हमको ये समझ में आ गया कि हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा सकते हैं। ये एक HA एसिड है जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होने वाली है। Was determined by using conductivity cell containing platinized PT electrodes. The distance between the electrode is, distance between the electrode यानी कि length is 120 सेंटीमीटर with an area of cross section A is equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से सेल कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम G स्टार कहते हैं। सेल कांस्टेंट कितना आता है? L अपॉन A, यानी कि 120 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 पर सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है द कंडक्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी, कंडक्टेंस ओके, जी आपको दिया है 5 इंटू 10⁻⁻7 साइमंस, और द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन, पीएच भी दिया है, पीएच दिया है 4। और क्या दिया है? अरे दादा, पीएच दिया है 4। द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मींस मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दी हुई है Z इंटू 10⁻²⁰ S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मतलब हर चीज सेंटीमीटर में रहनी चाहिए, अभी तक शायद हर चीज सेंटीमीटर में ही है। तो ये Z का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखो यार, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और आपको एक वीक मोनोबेसिक एसिड दिया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू या तो कोलरोसिस लॉ से करते हैं, जहां पे हम उसको फर्दर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज में तोड़ते हैं और आंसर निकालते हैं, या फिर हमारे पास एक और जुगाड़, एक और फॉर्मूला रहता है, एक और तरीका रहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। या तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली निकालना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी? उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा, कप्पा कैसे निकलता है? कप्पा, हाँ, अगर देखो सेल कांस्टेंट पता है, अगर आपको कंडक्टेंस पता है, तो G इंटू G स्टार रहता है। रो का उल्टा होता है कप्पा। ठीक है, तो G इंटू G स्टार विल गिव यू कप्पा। अब इसमें G कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻7। G स्टार कितना आया? 120। तो 12 5 जा 60, 600 इंटू 10⁻⁻7, या ये कह सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻5। तो कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू 10⁻⁻5। फिर यहाँ पे है 1000 अपॉन मोलैरिटी कितना है बेटा?
0.0015। ये जरा पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 10⁴। और अब एक बढ़िया बात यह है कि 10⁴ और ये 10⁵ और ये कटा, और यहां बच रहा है 6, यहां बच रहा है 15 और यहां बच रहा है 100। बेसिकली 600/15। इसको फिर हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 5 12 जा, 5 3 जा, और ये आ जाएगा 40। तो इस फॉर्मूले में हमारी एक चीज सॉल्व हो चुकी है, इसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगी। अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है के? क्योंकि देखो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हो तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर पर 1 में अल्फा से काम निकाल सकते हैं। नहीं दिया तो उसने कोई दूसरी हिंट दी है? हाँ, उसने पीएच दिया है। तो पीएच देने से हमको क्या समझ में आता है? पीएच का मतलब होता है कि H प्लस का कंसेंट्रेशन इसने हमको 10⁻⁻4 दे दिया है, और H प्लस का कंसेंट्रेशन वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए C अल्फा होता है, जहां पे C होता है कंसेंट्रेशन अल्फा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो 10⁻⁻4 अपॉन 0.0015। अब इस वैल्यू को जरा यहां पटक दो, क्या आई है? 10⁻⁻4 अपॉन 0.0015। इसे भाई जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर जो आपका आएगा वो ये आने वाला है। एस सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए पर मोल। अब Z की वैल्यू 6 आ गई, तो यही हमको चाहिए था। मतलब हमने जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकाली है 600, उसको 6 × 10⁻² लिख दिया, और फिर ये आंसर क्या आएगा? 6, क्योंकि 10⁻² तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। एक बार देख लो क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। पूछ कैसे ले? अरे तुम्हारे कमेंट्स में हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ समझते हैं। कौन बच्चा कहाँ देख रहा है, क्या फंस रहा है, कहाँ उसको किस तरीके की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो एक बार आराम से खुद भी थोड़ा सा कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके। आई होप तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा सब, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। एडवांस 2015 का ये सवाल है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX, जिसका मोलर कंसेंट्रेशन 0.01 मोलरिटी दिया है, is 10 times smaller than the molar conductivity of the solution of a weak acid HY, जिसका मोलर कंसेंट्रेशन 0.10 मोलरिटी दिया है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HY इज 10 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HX। ये कहीं ना कहीं बेटा कुछ इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। और जो बेटा HY का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलरिटी गिवन है, और बेटा जो HX का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 मोलरिटी गिवन है। तो जैसे जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में एक एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ते रहो, तो उससे एक्सट्रैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है एक कोने में लिखते रहो। एक भी इंफॉर्मेशन छूटी तो दुर्घटना घट जाएगी। इफ आयोनिक कंडक्टिविटी एट 0 concentration of X minus is equal to Y minus, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। आपको इन दो लेमडा में आई होप फर्क पता होगा। ये रहता है सिंपल लिमिटिंग, सॉरी ये सिंपल एक मोलर कंडक्टिविटी रहता है, लिमिटिंग होगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। और ये जो है ना, ये आयनिक के लिए यूज होता है ये वाला लेमडा। बेसिकली ये वाला लेमडा मोलर कंडक्टिविटी, और ये वाला आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब आयंस के लिए जिसमें आयंस में टूटता है। जैसे अब मैं तुमसे ये कहूं कि यार मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 लिख कर दिखाओ, तो 2 टाइम्स ये वाला साइन लगाओगे इनटू K प्लस ऑफ K प्लस प्लस ये साइन लगाओगे SO4 2 माइनस। समझ रहे हो ना? तो ये देखो आयंस के लिए दिया है कि X माइनस इज इक्वल टू Y माइनस।
बेटा इसी इंफॉर्मेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच वाई, क्योंकि दोनों का H प्लस और H प्लस तो कट जाएगा और ये दोनों बराबर हैं। इसका ये मतलब है कि ये दोनों भी बराबर हैं। तो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से ये चीज आपके दिमाग में पहुंच जानी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन pKa वैल्यूज ऑफ Hx माइनस pKa वैल्यू ऑफ Hy क्या होगी। तो आपको पता होगा कि pKa का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग Ka। इसका कुछ यूज होने वाला है। अब कंसीडर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बोथ एसिड टू बी लेसर देन 1, यानी कि कहीं पे भी 1 माइनस अल्फा, वो जो फॉर्मूला लिखते हो ना K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अगर 1 माइनस अल्फा कहीं पे आया तो उसको राउंड ऑफ करके 1 लिख देना। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेन मुद्दे की जो बात है वो मुद्दे की बात है pKa ऑफ Hx माइनस pKa ऑफ Hy, ये डिफरेंस निकालना है। तो pKa के लिए log Hx चाहिए, लॉग के चाहिए, और लॉग के के लिए क्या चाहिए, सी अल्फा स्क्वायर चाहिए। तो चलो करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एच एक्स को लेकर, ठीक है। सुन लो पहले, समझ लो क्या कह रहे हैं हम, है ना। फॉर एच एक्स के लिए के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चूंकि 1 माइनस अल्फा 1 ले रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हम हटा देंगे, सीधा सी अल्फा स्क्वायर से ही काम करेंगे। यहाँ पे जो के है ये मैं एच एक्स का लेकर चल रहा हूं, ठीक है। सी क्या है, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एक्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एक्स कितना है, 0.01 मोलैरिटी। बाकी अल्फा अल्फा है, अल्फा की कोई वैल्यू तो है नहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, कहीं पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, हाँ कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, चूंकि पीके चाहिए तो दोनों तरफ माइनस लॉग का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बचेगा माइनस लॉग के हो जाएगा पी के ए ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू, अब ये चीज क्या लिखी है, ये लिखा है log 10 टू द पावर -2। -2 जब इधर आएगा इसके माइनस से टकराएगा तो बच जाएगा 2 माइनस, ये log m टू द पावर n है तो n log m हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा, 2 log अल्फा। ये अल्फा किसका है, एच एक्स। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आई, नहीं आई। ये इंफॉर्मेशन निकाल कर अभी रख दो। और अब हम लोग दूसरे पड़ाव में चलते हैं, क्योंकि देखो अभी हमने एक ही हिस्सा सॉल्व किया है एच एक्स को लेकर, अब हम बात करने वाले हैं एच वाई को लेकर। सिमिलर मेथड के थ्रू हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सिमिलर मेथड, इसके लिए भी के ए ऑफ एच वाई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर अल्फा किसका है, एच वाई का है। यहां से फिर से आएगा के ए इज इक्वल टू, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है बेटा एच वाई का वो 0.1 मोलैरिटी है। इसमें वैल्यूज में पुट करने में बिल्कुल धोखाधड़ी मत करना, ठीक है। तो 0.1 अल्फा स्क्वायर, फिर से क्या करें, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लें, तो ये माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर -1 माइनस लॉग अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू दूसरी आ गई बेटा, सुनना। ये आ गया पी के ए ऑफ एच वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इधर माइनस माइनस का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 लॉग अल्फा, और ये अल्फा है एच वाई का। अब तुम्हें करना पड़ेगा इसमें घमासान युद्ध। अभी अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है पीके ऑफ एच एक्स माइनस पीके ऑफ एच वाई। असली चीज तो यही निकालनी है ना, पीके ऑफ एच एक्स माइनस पीके ऑफ एच वाई। कोई दिक्कत यहां तक, देखो सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा कॉन्सेप्ट वाइज। अब जो वैल्यू तुमने वहां रखी थी उसको जरा उठा के यहाँ पटक दो, 2 माइनस 2 लॉग अल्फा एच एक्स,
यहां पर आओ, 1 माइनस 2 लॉग अल्फा, एच वाई। अब क्या इसको ब्रैकेट को खोलकर कुछ सॉल्व करना चाहिए, और कुछ सॉल्व करेंगे तो हम लोग किस चीज पे आकर फंसने वाले हैं बताओ। देखो यार, सीधी सीधी बात है, अगर हम इस, चलो ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि 2 - 2 लॉग अल्फा एच एक्स -1 प्लस 2 लॉग अल्फा एच वाई। ये 2 में से 1 गया, बचेगा 1, -2 और +2। तो ऐसा करते हैं, सुनो मेरी बात सुनना, यहां पर लिया +2 ब्रैकेट में लॉग लॉग अल्फा एच वाई माइनस लॉग अल्फा एच एक्स, फिर 1 + 2 लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग अल्फा एच वाई अपॉन अल्फा एच एक्स। हम यहां पर आके फंस चुके हैं, हमारी जो गणित है वो यहां पर आकर फंसती है। थोड़े सॉल्यूशन बड़े हैं, है ना। अब क्या किया जाए, एनीवन, तुम्हें क्या लगता है? बहुत गौर से सुन रहे हो मैं, वेरी गुड, ऐसे ही सुनना चाहिए। अब क्या करना चाहिए यार, अब हमें ये करना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस में चीजें जो दी हैं उसका यूज करना चाहिए। जैसे लेमडा एम एच वाई इज इक्वल टू 10 टाइम्स लेमडा एम एच एक्स, और कुछ लेमडा नॉट दिया है। लेमडा एम और लेमडा नॉट में रिलेशनशिप होती है अल्फा को लेकर, क्योंकि हमें मेन जो क्रैक करना है वो अल्फा क्रैक करना है। अब क्वेश्चन में दी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो काम आने वाली है, कि जैसे तुमने अल्फा ऑफ एच एक्स निकाला जो कि होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच एक्स अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच एक्स। फिर तुमने एच वाई के लिए किया तो आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच वाई अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच वाई। फिर तुम्हें यहां पर चाहिए अल्फा एच वाई अपॉन अल्फा एच एक्स, तो यहीं पे वैल्यू निकाल लो, अल्फा एच वाई अपॉन अल्फा एच एक्स। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच वाई अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच वाई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच एक्स ऊपर चला जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच एक्स। जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये लोग कट गए, कोई दिक्कत। अब लेमडा एम एच वाई अपॉन लेमडा एम एच एक्स, इसकी वैल्यू दी है, लेमडा एम एच वाई अपॉन में लेमडा एम एच एक्स किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया, यस और नो। ये अगर 10 के बराबर है तो यहां पर आ गया 1 + 2 log 10, log 10 की वैल्यू, अरे वाह क्या बात है, 1 होती है। आंसर 3। अरे वाह यार, ये तो घूम फिर के बढ़िया आंसर ले आया जीवन में। तो इसका आंसर है बेटा 3। देख लो, वीडियो पॉज कर लो, कैलकुलेशंस चेकआउट कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति आते हैं। अरे ये क्वेश्चन को तो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा 2014 वाले बच्चों का। बेटा फटाफट तुम ही इसका आंसर बताओ। तो बच्चों क्या क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शंस पढ़ के किस किस का दिमाग हिल चुका है, देखते हैं। कई सोच, अच्छा बता दूं, ये सिंगल करेक्ट आंसर ही है, एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे बच्चों को काफी दुविधा हुई है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन दुविधा क्या है, हमको तुम एक छोटी सी बात बताओ। जब तुम क्लास 12th लेवल पे थे और एनसीईआरटी में सॉल्ट ब्रिज जब आया था, तो सॉल्ट ब्रिज का तुमने जो मेन फंक्शन पढ़ा था, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और जब वो टाइप करोगे ना, तब तुम उसमें अपना आंसर ढूंढ लोगे कि सॉल्ट ब्रिज इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, इट इंश्योर्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विदाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस।
जस्ट बाय फ्लोइंग दी आयंस, एनोड और कैथोड के जो भी आयंस पड़े हैं उनको फ्लो करवाता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस को बिल्कुल भी कहता है ना ना ना, कतई नहीं। और खुद तो बिल्कुल भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जिंक ZnSO4 पड़ा है, एक तरफ CuCuSO4 पड़ा है और तुमने सॉल्ट ब्रिज जो डाला है और सॉल्ट ब्रिज भी वो रिएक्शन दिखाने लग जाए ना। हम लोग जानबूझ के सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं लाइक KNO3, जिनका ट्रांसपोर्ट नंबर एकदम सेम होता है। वो इधर इधर जाकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इंश्योर करते हैं, अदरवाइज पोलराइजेशन की स्थिति आ जाती है। याद है ये सारी बातें? तो अगर हम ये बात करें, इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन। ये बात बिल्कुल उचित है, ठीक है, बिना हस्तक्षेप किए। इट जस्ट कंप्लीट्स द इनर पार्ट या इनर सर्किट ऑफ द सेल, क्योंकि एक्सटर्नली तो आप एक तार से एनोड और कैथोड को एक दूसरे को जोड़ते हो, इंटरनली करंट जब फ्लो नहीं हो रहा होता है तो भैया आप सॉल्ट ब्रिज को लाते हो। स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस, ना ना ना, ये तो गलत बात कह रहा है। आयंस का तो डिफ्यूजन होता है, इधर से उधर होते हैं वो लोग। इट इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन। अब नेसेसरी वर्ड पे अगर तुम फोकस करोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सेल रिएक्शन के लिए अपने पास शुरुआत में तो काम चल रहा था, वो पोलराइजेशन ना हो जाए, सेल रुक ना जाए, तो फिर हम लोग लेकर आए थे या सॉल्ट ब्रिज को। तो नेसेसरी वाली बात पे अगर तुम फोकस करोगे और सिंगल करेक्ट रखोगे तो फिर हम ए और सी में एक को ही ज्यादा भाव देंगे। इट इंश्योर्स अ मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, नहीं, विदाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इट जस्ट अलाउज द आयन। तो अगर सॉल्यूशन मिक्स कर दोगे तो फिर थोड़ी ना हो जाएगा भाई, एक तरफ जिंक सल्फेट पड़ा है, एक तरफ कॉपर सल्फेट पड़ा है, तुम कह रहे हो इन दोनों को मिक्स कर दो, तो मिक्स कर दोगे तो फिर काहे कहाँ पे पड़ा, सॉरी, कहाँ से हम करंट का फ्लो देखेंगे, कहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे, किसको हम एनोड कहेंगे, किसको हम कैथोड कहेंगे? तुम तो पूरी खिचड़ी पका दे रहे हो। इसलिए आंसर ये सही है। क्या बात है, समझ में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार गौर करिए, एडवांस 2018 का ये सवाल है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगी करके। फिर से देखो, ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको मतलब खुश नसीबी समझना अपनी कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप वो कर ले जाओगे, ये मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कह दे रहा हूँ। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में लाइक इससे आसान चैप्टर और कोई है भी नहीं, है ना। ये उसी की कैटेगरी में आ गया जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया, और जैसे थर्मोडायनेमिक्स लास्ट लेक्चर, है ना। तगड़े तगड़े सवाल, कई तो अच्छे सूंघ भी नहीं पा रहे होंगे कि भाई क्या से क्या बीत गया, है ना। कई की बात कर रहा हूँ, जहाँ सबकी नहीं बात कर रहा। लेकिन अब ये एक ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कि इनमें कैलकुलेशन भी बड़ी है, लंबे हैं, लेकिन हाँ, सूंघने को मिल जाता है कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, कैसे अप्रोच करनी है। तो एक बार भाई वीडियो पॉज करके जरा तुम लोग भी काम कर लो फटाफट। क्या भाई, दिमाग में कुछ चमका कि नहीं चमका? कुछ हल्का फुल्का पल्ले पड़ा? कंसीडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये वाला हिस्सा एनोड है, ये वाला हिस्सा कैथोड है, बीच वाला हिस्सा सॉल्ट ब्रिज होता है मेरे भाई। तो जो चीज एनोड में है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिख लो कि ए सॉलिड गिव्स ए एन प्लस, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कोई तुमसे पूछे तो कहना एन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं। टू मोलैरिटी दिया है तो 2m बगल में लिख दो और प्लस एन इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहा है सॉल्ट ब्रिज है बीच में, B2n प्लस से B, यानी कि ये कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। कोई तुमसे पूछे कितने इलेक्ट्रॉन है तो कहना 2n प्लस इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 इलेक्ट्रॉन कट जाए, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा इस क्वेश्चन में तो कितने लोगे, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, एन नहीं, 2n, क्योंकि 2n कट रहा है, ठीक है। तो 2a सॉलिड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक तरफ, B2n प्लस गिव्स AN2A। दुर्घटना घटी, सावधानी, सावधानी हटी, दुर्घटना
घटी, ठीक है। प्लस 2n इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो कट ही गए, इनको तो हटा ही दो, प्लस बी। अब देखो यार, इतना तो तुम्हें पता है कि जो चीज सॉलिड में है उनको लिखना हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी बेकार माना जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो, आप लोग जब ये रिएक्शन बना लोगे ना, पूरी सेल की रिएक्शन, तो आपके दिमाग में ये गूंजेगा कि अगला स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ अप्रोच करना है। उसके लिए बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके पूरे पूरे क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दी है, पढ़ो। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा जी नॉट। डेल्टा एच नॉट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी नॉट। ये क्वेश्चन में दिया है, परेशान नहीं होना है तुमको। इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो, लो बेटा सोने पे सुहागा। एक बात और इंफॉर्मेशन एकदम तड़ाकेदार, कि वो कह रहा है ई सेल इज इक्वल टू जीरो। सेल रिएक्शन तो बना ली, दोनों तरफ सॉलिड है, ये भी समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, वो क्वेश्चन तुमको अपने आप उस डायरेक्शन में घसीट रहा है बेटा। द डेल्टा एस नॉट इन जूल पर केल्विन पर मोल ऑफ द रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्म्ड एट 300 केल्विन इज। अब अगर डेल्टा एस नॉट तक जाना है तो क्या करना चाहिए। डेल्टा जी है, डेल्टा एच है, डेल्टा एस है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एक रिलेशनशिप जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और चूंकि कह रहा है कि डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा जी नॉट, तो ये वैल्यू यहां जरा पुट कर देना, पुट 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 कर देना, तो ये आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन टी। दिक्कत की बात यह है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम क्या रखें, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर हो जाती है तो बढ़िया है ना यार, हमारा आंसर ही आ जाएगा सीधा सीधा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी और तिगड़म बिठाओ, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या नहीं। ई नॉट, देखो ई सेल जीरो है तो ई नॉट निकाल लेंगे नर्स इक्वेशन से। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस एन आर 2.303 आर टी, है ना, आर टी एल एन एन एफ। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हो, प्रोडक्ट में क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए एन प्लस का होल स्क्वायर अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू एन प्लस। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है यार, है ना। अब यहां पर ये वाला टर्म जीरो दे रहा है, ये वाला टर्म जो है ना वो जीरो दे रहा है क्वेश्चन में, तो ई नॉट सेल के बराबर आ रहा है आर टी बाई एन एफ एल एन। अब ए एन का जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो 2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया अपॉन बी टू एन प्लस का कितना है 1 है। बढ़िया है यार ये तो। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप एन नहीं ले सकते हैं, यहां पर आप 2n लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको ये बात बताई थी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n के बराबर है। तो ये तुम्हारी फाइनली ई नॉट सेल की इंफॉर्मेशन आ गई तुम्हारे पास। इसका अचार डालना है सर, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू को रिलेट नहीं कर सकते क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2n ई नॉट सेल। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो n है ना, n ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पर हम 2n लेकर चल रहे हैं, तो -2nf ई नॉट सेल की जगह आ जाएगा आर टी एल एन 4 अपॉन में 2nf। तो
तो सॉल्व करने से बचना है। एडवांस में थोड़ा ये रहता है कि क्वेश्चंस का कहीं ना कुछ रिलेशन आ जाता है, इक्वेशन आ जाता है, रेशियो आ जाता है, तो हम लोग काटा पीटी करके मामला हिसाब किताब एक कर देते हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को जरा यहाँ पे पुट करिएगा, कितनी है? माइनस की आर टी ln 4 अपॉन में टी। लो भाई साहब, टी से टी कट गया, और क्या ही लोगे भाई जीवन में है? अब आर की वैल्यू कितनी ली गई है? आर की वैल्यू 8.3 है और ln 2 की वैल्यू 0.7 है, तो माइनस 8.3 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2r ln 2, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो log a टू द पावर b log a होता है, तो इसको हमने लिख दिया -2r ln 2, तो ये 2 हो गया। r की वैल्यू 8.3 हो गई, माइनस माइनस तो चल ही रहा था, और ln 4 नहीं बल्कि ln 2 की वैल्यू 0.7 है। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, 1.4 को 8.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, हम तुम्हारे लिए कर देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, और किसी के लिए करें ना करें, आपके लिए मेरे दिल का जहां है हाजिर, इतने सारे अरमां करे तू पे जाहिर। दिस इज द वैल्यू बेटा, दिस इज द आंसर -11.62। क्वेश्चन में दम वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कैलकुलेशन है, बड़ा है, लेंदी है, अप्रोच आपकी शुरू से लेकर अंत तक देखना है कि कहीं नस्ट इक्वेशन में तुम ln की जगह लॉग तो नहीं ले रहे हो, वहां लॉग लोगे तो फंस जाओगे। फिर तुमको ये देखना है कि किस तरह से तुम फॉर्मूलेस को रिलेट कर पा रहे हो। अगर तुम्हें कहीं पे जरूरत पड़ रही है डेल्टा जी नॉट की, तो किस तरह से तुम ये इक्वेशन सोच पा रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल में थर्मोडायनेमिक्स तक जा पा रहे हो। ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं एडवांस में, कि एक या दो या तीन चैप्टर को रिलेट करके फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पोर्शन दे दिया जाता है। अब आपका दायरा उस समय वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर है, आप थर्मोडायनेमिक्स पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो वो आप दिक्कत में हो, तो आप दिक्कत में हो। बेटा एक बार फटाफट, एक बार ढंग से कायदे से, मैं सोच रहा हूँ सॉल्यूशन को देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया, समझ लिया, और जो भी समझ में आया है, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं जितनी हम लोग को दिखती है। अगर हम उस पे डट कर उसका सामना करें, तो थोड़े ही पल में हमारा सही आंसर हमारे सामने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एडवांस 2017 का। फॉर द फॉलोइंग सेल, ये Zn SO4 Cu डेनियल सेल का एग्जांपल दिया हुआ है इन लोगों ने, गैल्वेनिक सेल। When the concentration of Zn2 plus is 10 times the concentration of Cu2 plus, concentration of Zn2 plus is 10 times the concentration of Cu2 plus, the expression for the delta G is, बहुत इजी सवाल है। क्यों? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NFE सेल। अगर डेल्टा जी नॉट पूछता तो यहाँ ई नॉट कर देते, क्योंकि डेल्टा जी पूछ रहा है, इसलिए डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE सेल। मुद्दे की बात है कि यहाँ पे ई सेल नहीं पता, तो ई सेल को नस्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, क्या करें, ln लें कि log लें, क्या कह रहा है यहाँ पे 2.303 RT के टर्म्स में। देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो 2.303 का मतलब है लॉग के बारे में बात कर रहा है, तो 2.303 RT बाई NF log Q। Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट्स का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन। बेटा यहाँ पर ये समझो कि रिएक्शन क्या आने वाली है। एक रिएक्शन आएगी, चूंकि ये एनोड साइड है तो ZnS है, ZnS ऑक्सीडाइज होगा Zn2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पे Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन पे 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, Zn सॉलिड होगा, प्लस यहाँ पर Cu2 प्लस होगा, गिव्स Zn2 प्लस होगा, और यहाँ पर Cu सॉलिड होगा। चूंकि सॉलिड सॉलिड वालों को हम इग्नोर मारते हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है।
तो log Q की जगह प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या आएगा? Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। क्वेश्चन में ये गिवन है, ये लाइन देखो, ये लाइन, इससे ये समझ में आया था। तो Zn अपॉन Cu का रेशियो कितना है? 10। तो यहाँ पर हम log 10 लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। और देखो बेटा, ई नॉट सेल क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1.1 वोल्ट। और कुछ गिवन है क्या? नहीं। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद भी रहनी चाहिए डैनियल सेल के लिए। -2.303। आर की जगह क्या लिखे? कुछ लिखने को कह रहा है? नहीं, क्योंकि आंसर हमारे आर में आ रहे, तो आर रहने दो बेटा, टी रहने दो बेटा। जो एन है, एन की जगह 2f आ जाना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कट रहे थे वो 2 है, तो 2f। बाकी यहाँ पर आ गया log 10, log 10 हो गया log 1, मतलब सॉरी, log 10 का मतलब हो गया 1। तो ये कहानी तो खत्म हो गई। हमारी जो ई सेल की वैल्यू है बेटा, वो इतनी आ रही है। इसको थोड़ा सा और चाहो तो एक्सप्रेस करके लिख सकते हो। क्या 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 लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 10 की वैल्यू तो 1 है। ई सेल इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं 2f का, तो 2f ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.2f हो जाएगा माइनस 2.303 RT। इस वैल्यू को मैं यूज करूंगा, इस वैल्यू को मैं यहां पर यूज करूंगा, -NF 2.2f -2.303 RT अपॉन 2f। 2f से, ओहो, NF की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2 लेंगे, तो 2f कट गया। अब की जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? माइनस साइन जब अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2.303 RT -2.2f। क्या ये कोई ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है? जी सर, करेक्ट आंसर इज बी। बताओ, क्या समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? बोलो ना यार, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। सीधी सीधी है ना, नर्स इक्वेशन लगाना है, डेल्टा जी का फॉर्मूला पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को पुट करना है। 2016 एडवांस का क्वेश्चन है, फिर से नर्स इक्वेशन यूज हो रही है शायद। क्योंकि देखो, जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिया जाए या दो इक्वेशंस दे दी जाए, समझ लो भैया ई सेल ई नॉट सेल की बात आने वाली है। अब यहाँ पे ई नॉट भी गिवन है, ई सेल भी गिवन है, ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो पूछ रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो के लिए नर्स इक्वेशन तो लगानी ही पड़ेगी यार। उसके बिना तुम्हें क्या लगता है कुछ पूरा होगा? नहीं सर, कुछ पूरा नहीं होगा। तो चुपचाप यहाँ पर नर्स इक्वेशन लगाओ, ये PtH2H+, फिर M4M2। पहले इक्वेशन लिखनी पड़ जाएगी यहाँ पे। H2 से H+ की दास्तान ऐसे दिखाई जाएगी। यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड साइड है। और यहाँ पे M4+M2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो M4+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर M2+ में जा रहा है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, साफ साफ दिख रहा है कि बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, और हमें यही करना रहता है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जरूर कैंसिल हो। और यहां पर अब आप देख रहे हो क्या बच रहा है? H2 गैस बच रहा है। M4+ का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो यहां से गायब दिख रहा है मेरे को। अच्छा, वही तो निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर इधर राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो 2H++ M2+ दिख रहा है बेटा। फॉर दिस रिएक्शन इफ वी अप्लाई नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और 2.303 RT ले लेते हैं, है ना, -2.303। क्वेश्चन में खुद हिंट देता है कि ln लेकर काम करो कि log लेकर काम करो। अब जहां जहां उसने ln दिया था तो हम ln लेके काम कर रहे थे, जहां जहां ये log कह रहा है हम log लेकर काम कर रहे हैं। 2.303 RT बाय NF, NF का मतलब हो गया 2f।
लॉग लॉग के बाद वाली यहाँ पर चीज काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन्वॉल्व होने वाला है। यहाँ पे H प्लस का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे M2 प्लस भी आएगा क्योंकि दोनों ही एक्वस में हैं। यहाँ पर M4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और साथ में बेटा दिस इज H2 गैस। तो जो चीज गैस में होती है उसका पार्शियल प्रेशर लिया जाता है, तो यहाँ पर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है उसको पुट कर दो। जैसे मैं अगर तुम्हें कहूं ई सेल कितना है, 0.092 वोल्ट। उसके बाद बेटा ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो कैथोड का है, इसका जो ई नॉट का वैल्यू है वो यहाँ दिया है। ये वाला हिस्सा बेटा एनोड का है, और एनोड के लिए यहाँ पर जो ई नॉट है वो 0 है क्योंकि ये शी है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल हैज टू बी 0। तो हमारा जो ई नॉट सेल का डिफरेंस आएगा वो 0.151 ही आएगा, क्योंकि इसको -0 करेंगे तो कुछ बनेगा तो है नहीं काम। आगे चलते हैं 2.303, सुनना 2.303 RT/F को कह रहा है 0.059 ले लो, 0.059 ले लो अपॉन 2 लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन यहां पर देखो कितना दिया है 1, M2 प्लस का कंसेंट्रेशन ऊपर बचेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है कितना है कितना है, ये भी 1। तो अपॉन में सीधा सीधा M4 प्लस बचेगा। अब सिचुएशंस को थोड़ा और गंभीर रूप से समझो तो 0.0295 हो गया ये 0 पॉइंट, यहां पर अगर हम लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का। अब देखो 0.151 को मैं करके देख लेता हूं। हम क्या करने जा रहे हैं, 0.151 को माइनस करने जा रहे हैं 0.092 से। अरे वाह, ये तो आ गया 0 माइनस का 0.059, और यहाँ पे माइनस का 0.0295 लॉग M2 प्लस अपॉन M4 प्लस। अब बताओ बच्चा पार्टी क्या करना है। ये समझ में आ गया कि सर माइनस से माइनस कट गया, और ये भी समझ में आ गया कि ये हो गया ट्वाइस। अब क्या करें, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। इस चैप्टर से प्यार हो गया होगा आपको, है ना? क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻x दिया हुआ है। हाँ, ये तो काफी खामोश वाली बात हो गई, क्योंकि 2 इज इक्वल टू x log 10। log 10 1 होता है, x इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। मार्क करने का, एकदम डी आंसर मार्क करने का। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा इसमें प्रेशर लेने की बात ही नहीं है। आराम से सॉल्यूशन को देखिए और पानी पी लीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। एडवांस 2022 का ये सवाल है, और इस सवाल में मुख्य चिंता की बात यह है स्टूडेंट्स के लिए कि दिस इज द MCQ। यहां पर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है, और यहां पर ही सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक एक ऑप्शन पढ़ो, उसके बारे में विचार करो। फॉर द रिएक्शन, एक मेटल है 2H प्लस, फिर H2, फिर M2 प्लस। इफ dE/dt इज इक्वल टू R/F, देन द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज। dE/dt दे दिया है, और एंट्रोपी चेंज के बारे में पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसका कुछ ज्यादा या खास यूज होता नहीं है। ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, वो स्टेटमेंट उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। बेटा एंट्रोपी चेंज का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा S इज इक्वल टू NF dE/dt। ये अक्सर, ये जो फॉर्मूला है ना, ये अक्सर यूज नहीं होता, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होता है, इसलिए इस पर नजर नहीं जाती है बच्चों की। जबकि एंट्रोपी और ई सेल पर रिश्तेदारी
केवल इसी फॉर्मूले से जज करी जा सकती है। अब यहां तक मैं इसलिए पहुंच पाया क्योंकि स्टेटमेंट ने मुझको पहुंचाया है, मैं खुद से नहीं पहुंचा, मैंने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मेरे को स्टेटमेंट ने बोला कि तुम डी बाई डी टी के पास जाओ और इंट्रोपी चेंज निकालो, तो मैंने देखा इन दोनों को रिलेट करता हुआ यही फॉर्मूला है मेरे पास। और सोने पे सुहागा क्या है कि डीई सेल बाई डी की इंफॉर्मेशन भी उसने दी है कि आर बाय एफ को पुट करना है। तो जब तुम आर बाय एफ पुट करोगे और बेटा इस एन की जगह तुम क्या लोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इस रिएक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एम से एम टू प्लस जा रहा है 2 और ये भी 2, मतलब 2 ही है ना। तो यहां से जरा काटो, एफ से एफ कट गया, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 2r। अब एक बार फिर से पिछली लाइन पढ़ो, फॉर द रिएक्शन डी बाई डी टी इज आर बाय एफ, देन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज आर। अच्छा, ट्रू फॉल्स बताना है, तो ट्रू फॉल्स के हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो आर है, जबकि हमने निकाल कर देखी है कि इसकी वैल्यू 2r के बराबर आ रही है। यानी कि जो पहला कमेंट है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, जस्ट बिकॉज कि ये 2r होना चाहिए था। ये पॉइंट समझ में आ गया पक्का। बी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सेल रिएक्शन Pt H2 H प्लस H2 बहुत बड़ा है, इज एन एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। ओके बेटा, एक बार जरा गौर से देखना कि जो ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका एनोड वाला हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। ये वाला हिस्सा जो है ये फिर से तुम्हारा कैथोड है, और एनोड और कैथोड दोनों ही सेम है, दोनों ही शी है। ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी है। लेकिन एक लोचा है। लोचा क्या है, H प्लस का कंसेंट्रेशन यहां पर अलग है, यहां पर H प्लस का कंसेंट्रेशन 0.1 है, यहां पे 0.01 है। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे सेल्स को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, जहां पे हर चीज सेम हो, बस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन अलग हो, इसकी अलग उसकी अलग, तो ये हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब कंसेंट्रेशन सेल है तो यहां पर ऐसा तो है नहीं कि कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, तो यहां के लिए डेल्टा एच की वैल्यू 0 होता है, ऐसे ही लिख दिया है, क्या पता काम आ जाए। कह रहा है इट इज एन एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, कह रहा है ये जो रिएक्शन है क्या ये एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है, यस और नो। अच्छा, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस का क्या मतलब है, जैसे ये यहां पर आ रहा है, इवन नीचे भी कहीं आ रहा होगा एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, मतलब वो ये कहना चाहता है कि डेल्टा एस क्या ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, क्या डेल्टा एस इसके लिए पॉजिटिव है कि नहीं है। तो आओ बच्चों एक बात बताते हैं, बी के लिए आपको ये चीज पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कोई भी इंथैल्पी चेंज तो हो नहीं रहा, कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है, सेल के अंदर रिएक्शन है, तो ये वाला टर्म तो 0 है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, देखो बेटा अगर कोई भी रिएक्शन चल रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा जब डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि डेल्टा एस तुम्हारा पॉजिटिव होगा। या तो ऐसे समझ लो, या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि तुम्हारा जो ई सेल है, जो तुम्हारा ई सेल है उसको निकाल लो, वो पॉजिटिव आना चाहिए। कैसे निकालोगे, नर्स इक्वेशन से, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड 0.01 अपॉन 0.1। यही करोगे, यही करोगे ना, ये टर्म 0 हो गया, माइनस 2.303 आर टी 2f, और यहां पर क्या बचेगा 10⁻⁻1। ये जब माइनस कूद के इधर आएगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा पूरा। अब ई सेल
ग्रेटर देन 0 है, ई सेल तुम्हारा पॉजिटिव है। अगर तुम्हारा ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों तरफ से देख सकते हैं, दोनों तरफ से आप चीजों को मैच कर सकते हो, दोनों तरफ से चीजों को आप ये बता सकते हो, समझा सकते हो, समझ सकते हो कि डेल्टा एस ड्रिवन है, इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा रेसमाइजेशन, अच्छा अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हेरा फेरी कर दी है। हेरा फेरी कैसे करी है, जब आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, आपने दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, आपको सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लग रही थी, आपको सारी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री की लग रही थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ चलो थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही सी ऑप्शन पढ़ा रेजमाइजेशन, अब तुम्हारे दिमाग के जो तीसरे कोने का द्वार है वो खुल जाएगा, कहोगे अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आ गई। तो रेजमिक प्रोडक्ट्स, रेजमाइजेशन मींस जहां पर एक्सटर्नल हम चीजों को वो करते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब 50% डी 50% एल ये डालते हैं, यानी कि डी और एल। तो रेजमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, देखो कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होता है वो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता ही होता है, जैसे डेल्टा जी लेसर देन 0 यानी कि नेगेटिव। तो रेजमाइजेशन में वैसे भी दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा डी एक मिलेगा एल, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ज्यादा कंपाउंड्स दिख रहे हैं। और हमारा किसी भी एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन हम कैसे मैनेज करते हैं कि अगर मान लो यार प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा कोई चीज टूट कर निकल रही है तो उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि यस सी इज ऑल्सो करेक्ट। और कह रहे हैं अगर मान लो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसके लिए इसके लिए कह रहा है सही है कि गलत है। सही है, क्यों? क्योंकि ये 1 और 3 4 है और ये 1 और 6 7 है। तो जितने ज्यादा, मैंने अभी यही चीज बोली कि प्रोडक्ट में ज्यादा चीजें हैं कंपेरेटिवली रिएक्टेंट के, अगर यहाँ पे कोई फेस वेस नहीं लिखा है सॉलिड लिक्विड गैस, तुम ये देखो कि रिएक्टेंट में ऐसे 4 है, प्रोडक्ट में 7 है, तो रैंडमनेस बढ़ रही है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस पागलपन मॉलिक्यूल्स का बढ़ रहा है, तो इंट्रोपी बढ़ रही है। तो डेल्टा एस इस प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 है। अब देखो यहां पर तुमको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछा है, ऑर्गेनिक भी छू दी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी छू दी है। तो बच्चा जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा तो डर जाएगा, कांप जाएगा, क्योंकि एक तो मोर देन वन करेक्ट आंसर है, उसके बाद पीसी ओसी या ईओसी तीनों आ रही है, और कुछ ऐसा कुछ बड़ा खेल नहीं किया इन्होंने, लेकिन फिर भी है। उस स्थिति को समझते हुए, स्थिति को सोचते हुए जब ये नया नया क्वेश्चन एक बच्चे के सामने आएगा तो ये पक्की बात है दिमाग घूम जाएगा। अभी तो कहना कि हम और आप एक बार लगा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को लगता है अरे यार ये तो इजी है। सोचो जब पहली बार इस बच्चे के सामने ये चीज आई होगी, उसका दिमाग तो घूम गया होगा, है ना। बच्चे के रिस्पेक्ट में एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से समझ लो, देख लो, पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एडवांस 2021 का ये सवाल है बेटा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 298 केल्विन, यानी कि ई नॉट की वैल्यूज कुछ लोगों की दी है, एसआरपी 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 सबकी एसआरपी है, टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.001 मोलैरिटी ऑफ X2 प्लस एंड 0.1 मोलैरिटी ऑफ Y2 प्लस, यानी कि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर ये सॉल्यूशन पड़ा है X2 प्लस का, और उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.001 है। एक दूसरा बीकर है, उसके अंदर पड़ा है बेटा Y2 प्लस, और इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.1 है। द मेटल रॉड X एंड Y आर इंसर्टेड एट, अच्छा मेटल रॉड X और Y को यहाँ पे डाल दिया गया है, X यहाँ पे डाल दिया गया है, Y यहाँ पर डाल दिया गया है, और कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। तो मान लेते हैं ये एनोड है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो गया तुम्हारा कैथोड। रिजल्टेड इन दी दिस रिजल्टेड इन दी डिसोल्यूशन ऑफ एक्स। तो लो बेटा इस चीज ने, इस स्टेटमेंट ने कंफर्म कर दिया। देखो डिसॉल्व कौन होता है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल जो भी पढ़ते हो तुम लोग, उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की शुरुआत हम लोग पढ़ाते हैं एनोड में, एनोड में होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है,
हम लोग कहते हैं बेटा कि देखो, जैसे हम Zn की बात करें तो Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं और इस बीकर में आ जाते हैं, और Zn2+ यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, पोलराइजेशन की स्थिति आ सकती है, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, याद है ना ये सारी बातें। तो दिस रिजल्टेड इन डिसोल्यूशन ऑफ एक्स से इसने ये पूरा जाहिर कर दिया है कि ये वाला साइड एनोड है एक्स वाला और वाई वाला कैथोड है। तो कह रहा था करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, तो एक तरफ एनोड कैथोड, तो कह रहा है कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग ले सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए तुमको सिर्फ इतना चेक करना है, ई सेल, ई सेल पॉजिटिव है कि ई सेल नेगेटिव है। ई सेल पॉजिटिव है तो वो सेल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नेगेटिव है तो वो नॉट पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, यस और नो? तो यदि ई सेल यदि ई सेल यदि ई सेल पॉजिटिव नहीं होगा तो ये नेगेटिव कैसे होगा? डेल्टा जी को अगर तुम नेगेटिव रखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्पेल स्पॉन्टेनियस हो, तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, पॉसिबल हो, फिजिबल हो, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सबके लिए हमको वैल्यूज दी है, एक एक करके पुट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो एनोड में जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो सेल रिएक्शन क्या बन रही है? एक्स गिव्स एक्स 2++2 इलेक्ट्रॉन। बोलो, 2+ की बात है यहाँ पे, Y2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Y में कन्वर्ट हो रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हम लेने वाले हैं थ्रू आउट वो 2 लेंगे, बाकी बचा क्या? X+Y2+ गिव्स X2++Y। इस रिएक्शन के साथ पूरा खेल खेलना है। अब तुम्हारा एक्स और वाई तो सॉलिड है, एक्स और वाई तुम्हारा सॉलिड है, तो इससे हमें कोई काम ज्यादा खास रहेगा नहीं। जो भी काम रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां पर हम नर्स इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। ई सेल पता करना है, ओए 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 कहाँ चले गए तुम? और ई नॉट सेल कैसे लें? हम्म, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अच्छा चलो एक मिनट, एक मिनट, ऐसा करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं पहले। ई नॉट सेल माइनस माइनस 2.303 आर टी बाई एफ, ये सब कांस्टेंट है। देखो आर की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर मेरे हिसाब से शायद 298 केल्विन दिया था क्या? हाँ ये 298 है। आर की वैल्यू 8.314 है, एफ की वैल्यू 96500 होती है। तो जब ये तीन कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम है ये वैल्यू होती है 0.0591 अपॉन 2, और ये लॉग क्यू की जगह होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट X2+ अपॉन Y2+। X2+ का कंसेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻3, और ये 10⁻⁻1। इसको काटो 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 काटो, 10⁻⁻2 बचा। यानी कि हमारा जो ई सेल आ रहा है वो आ रहा है ई नॉट सेल माइनस 0.0, अरे बेहतरीन, देखो ये माइनस पावर इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 0.0591 इंटू 2/2, तो ये 2 भी कट गया, और ये log 10 1 हो गया, तो सिर्फ इतना ही बच रहा है। क्यों, क्या गई तू? है ना, आसान हो गया काफी चीजें। अब सब चीजों के लिए तुम ई नॉट सेल निकालो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है? जैसे पार्ट 1 के लिए ई नॉट सेल है निकिल और कैडमियम को लेकर, कैडमियम और निकिल को लेकर, कैडमियम एनोड में है, निकिल कैथोड में है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा था ना एक्स एंड वाई, ठीक है ना, एक्स वाई, एक्स एनोड है, वाई
कैथोड है। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको 0.06 के लिए। तो पहली सिचुएशन के लिए ई सेल कितना आ रहा है, ई नॉट सेल निकालो। निकिल माइनस कैडमियम करना, निकिल माइनस कैडमियम यानी कि -0.24 माइनस -0.4, ये तुम्हारा -0.24 प्लस 0.4, ये आ जाएगा प्लस का 0.16, प्लस का 0.16 और प्लस का 0.06 आ गया प्लस का 0.22। जैसा कि मैंने कहा ई सेल अगर पॉजिटिव है तो पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल है। क्योंकि मोर देन वन करेक्ट आंसर है तो हमें अभी आंसर को फाइनली ये मार्क नहीं करना, हमें और भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है निकल एंड लेड, यानी कि लेड है -0.12। देखो दूसरा पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। निकिल एंड लेड, लेड के लिए है -0.13 और निकिल का अभी हम लिख कर आ रहे हैं -0.4, तो ये -0.13 प्लस 0.40, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.27। तो ई सेल इज इक्वल टू प्लस का 0.27 प्लस 0.06। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये चूंकि पॉजिटिव है तो सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल है, यानी कि बी ऑप्शन भी पॉसिबल है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, ये सी डी लिखा है आपको दिख नहीं रहा होगा, सी डी एंड एफ ई, सी डी एंड एफ ई। ओके, सी ऑप्शन यही चेक करो, सी डी एंड एफ ई। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ई सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू लिखनी है, प्लस 0.06 कर देना है। तो इसके लिए ई नॉट सेल कितना आ रहा है, एफ ई की वैल्यू देख लो भाई, एफ ई की वैल्यू है -0.044 माइनस माइनस सी डी सी डी सी डी सी डी -0.40, ये कितना आएगा, प्लस प्लस -0.04 -0.04, तो ये कितना आया, प्लस का 0.02। हे भगवान, ये भी पॉसिबल है क्या, सी भी पॉसिबल है। एनी एन आई और एफ ई लास्ट केस चेक कर लो जरा, एन आई एंड एफ ई। तो एफ ई हो गया कैथोड, यानी कि -0.44 माइनस माइनस निकिल 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 माइनस का 0.24, तो ये वैल्यू आ गई काफी ज्यादा। 0.44 में से 0.24 गया तो माइनस का 0.2, तो अब ई सेल माइनस का 0.2 और प्लस का 0.06 है ना, ये वैल्यू तुम्हारी आ गई नेगेटिव में। क्योंकि ये नेगेटिव में आ गई तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, सी पॉसिबल है, लेकिन डी पॉसिबल नहीं है। बोलो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मैं हूं ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब सारे ही केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ लास्ट केस में नेगेटिव आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति। एडवांस का 2018 का ये क्वेश्चन है, इंटीजर वैल्यू आंसर है, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है क्या, नहीं है। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हो उससे छुटकारा डालो और एक रिएक्शन लिख लो। वैसे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इतने तेज हो चुके होगे यार, ये चीजें तुम दिमाग में सॉल्व करते होगे, और चूंकि हमको समझाना है तो हम थोड़ा क्या है ना, हौले हौले करके लिख रहे हैं। यहाँ पे दोनों का वन मोलैरिटी दिया, आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज दिस, यानी कि आपको जो ई नॉट सेल दिया है वो दिया है 2.70 वोल्ट एट 300 केल्विन। तो टेम्परेचर जरा याद रखना 300 केल्विन है, काम आएगा कि नहीं आएगा वो वक्त बताएगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इज चेंज टू एक्स मोलैरिटी, Mg2+ का कंसंट्रेशन जो तुम सोच रहे हो वो अब नहीं रहा, वो अब हो गया है एक्स। भाई जरा रिएक्शन लिखो, Mg+U2+ गिव्स
Mg2 प्लस प्लस Cu। ये दोनों चीजें सॉलिड में हैं तो हमको इनसे ज्यादा लगाव नहीं है, बाकियों से है। द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67 वोल्ट एट 300 केल्विन। ओके, सेल का पोटेंशियल है और इससे पहले वो ई नॉट था, इससे पहले ई नॉट था, और अब तुमको ई सेल भी दे रहा है क्वेश्चन में, जो कि है 2.67 वोल्ट। सब कुछ तो दे दिया यार इसने। द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि एफ बाय आर, और ये बहुत कुछ दे दिया। देखो ln 10 दिया है तो कहीं ना कहीं यार नस्ट इक्वेशन तो लग रही है, और वो ln के फॉर्म में ही लगेगी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या करेंगे, आर टी बाय एन एफ ln क्यू। ln क्यू की जगह मैं सीधा लिख दूं Mg2 प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कंसेंट्रेशन। अब देखो ई सेल की जो इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में दी है 2.67, ई नॉट सेल की जो इंफॉर्मेशन है वो है 2.70 माइनस आर 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 आर। एफ बाय आर की वैल्यू इतनी दी है, तो आर बाय एफ की वैल्यू समझ में आ गया तुम्हें। टी कितना है, 300। भाई एफ बाय आर इतना है तो आर बाय एफ 11500, 1/11500 हो गया। एन कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ln ये है x, और Cu2 प्लस का कंसेंट्रेशन है 1, यानी कि ln x ही बचा। खास तो दिख नहीं रहा हमको इसमें, ये चीज उधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। 300 अपॉन, ऐसा करते हैं ना, इसको सीधा 2 से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 150 अपॉन 11500 ln x इज इक्वल टू, ये अगर हम इधर ले आए और 2.70, ये आ जाएगा 0.03। हे राम, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल है यार मेरे हिसाब से यहाँ पे तो। अब देखो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 11500, ये 2 जीरो इधर गए, इसको काटो, उठाकर फेंक दो। अब सोचो, ये 350 जा, तो ln x तुम्हारा कितना आ गया, 115 अपॉन 50। ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, और यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10, 23, यानी कि हो गया 2.3। ln x इक्वल टू 2.3। क्या ही करें हम जीवन में हैं। ln x इक्वल टू 2.3। एक बात और देखो, कह रहा है गिवन है ln 10 की वैल्यू 2.3, इन दोनों को रिलेट करें तो समझ में आ गया x की वैल्यू 10 है। अरे बाप रे, क्या ही पूछ रहे हैं ये लोग एडवांस में यार, हैं। मजाक बना दिया एडवांस का इन लोगों ने। भाई अगर सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, एंड में आंसर आ रहा है, खत्म, स्वाहा, फिनिश, टाटा बाय बाय। भाई तुमको इस क्वेश्चन में कुछ लिखा एडवांस के लायक? मेरे हिसाब से तो नहीं है। इजी इजी पे नोट पे है, और पूरा का पूरा नस्ट इक्वेशन पे है। इतना समझ में आ रहा है, सब बढ़िया एकदम, पक्का। आगे बढ़ते, फिर से इंटीजर वैल्यू है, एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो चैप्टर के तुमको कंपेरेटिवली, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, थर्मोडायनेमिक्स ले लो, आसान लग रहा होगा, है ना, लाइटर नोट पे है थोड़ा। ऑल द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन एक्स गिव्स वाई, एक रिएक्शन दी हुई है आप लोगों को बेटा, एक्स गिव्स वाई, उसका डेल्टा जी आर नॉट दिया है -193 किलो जूल पर मोल, इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग M+2 M3++2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो गुमराह कर रहा था, असली रिएक्शन तो ये लिखी है, जिसका E नॉट -0.25 वोल्ट है। अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ X इज कन्वर्टेड टू Y। जब X गिव्स Y हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज द मैक्सिमम वर्क
आउटपुट डन बाय द सिस्टम, जिसको हम लोग ने गिब्स एनर्जी -193 किलो जूल पर मोल के टर्म्स पे तोला है। और यही एनर्जी यूज हुई है इस M प्लस में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है X गिव्स Y, उस दौरान वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? -193 किलो जूल पर मोल। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने M प्लस को दी, आयनाइजेशन थेरेपी का काम कर रही है। M प्लस से कह रही है सुनो बेटा अपने 2 इलेक्ट्रॉन हमको दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। और जब ये कांड हुआ, ये रिएक्शन जो बनी, इसका जो E नॉट है वो -0.25 है। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस वी हैव टू टेल कि कितने मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं when 1 mole of X is converted to Y। कितने मोल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? कितने मोल्स ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं? अच्छा, देखो सबसे पहली बात तो डेल्टा G नॉट दिया है और E नॉट दिया है। क्या लगता है कुछ रिश्तेदारी है क्या इन लोगों के बीच में? डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल, हम लोग ये लिखते हैं। अब आप हमको ये बताओ कि अगर E नॉट सेल हमारा 0.25 है, मतलब -0.25 है, इस रिएक्शन के लिए लगा रहे हैं, तो N की वैल्यू तो 2 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस 2। F की वैल्यू हो गई 96500। E नॉट है -0.25। एक सेल नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये हाफ सेल की रिएक्शन है, E नॉट ही लिख देते हैं, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसकी वैल्यू आएगी 0.5 को मल्टीप्लाई करें 96500 से, तो ये आ रहा है 48250 जूल। 42850 जूल, इसको हम 42.85 किलो जूल भी लिख सकते हैं। अब देखो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, हेलो 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 हेलो, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे डेल्टा G नॉट पॉजिटिव आया तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये मत सोच लेना कि सर ये तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि ये हमने ये निकाली है कि कितनी एनर्जी ऑक्सीडाइज हो रही है 1 मोल के लिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीडाइज व्हेन 1 मोल ऑफ X इज, हाँ ये देखो 42.85 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर 1 mole of X. Under standard condition, the number of moles of M plus oxidized. Sorry, 1 mole of M plus. तो 193 किलो जूल जब निकलेगी तब कितने मोल M प्लस के ऑक्सीडाइज होंगे? देखो 193 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो 1/42.85 किलो जूल ये भी है और ये भी किलो जूल है, तो 193/42.85। भाई allow me some time to use the calculator, otherwise I can't do this much calculation here itself. It will take a lot of time. It is coming approximately 4.4 या 4.49 या 4.5। तो हम लोग आंसर इसका इंटीजर टाइप है तो 4 लेकर चलेंगे और कहानी को खत्म कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवांस 2022 का ये सवाल है, इंटीजर टाइप का है, करना स्टार्ट करें। द रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट इन वोल्ट ऑफ MnO4 - 2 Mn इज। अरे सीधा सीधा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया, और MnO4 से MnO2, फिर MnO2 से Mn2 प्लस, फिर Mn2 प्लस से Mn का कुछ E नॉट्स का वैल्यू दिया हुआ है। पूरा स्टेप तो दिया ही है यार, कुछ करना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में खास बात जानते हो क्या है? वो ये है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है तुम्हारी डेल्टा G नॉट, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि वो एडिटिव नेचर की होती है। जबकि जो तुम्हारा E नॉट सेल होता है या E का होता है, वो तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जिसको तुम कुछ ऐड नहीं कर सकते। इसी के चलते ना आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिख रही है। वो क्या है कि सबसे पहले आप देखो MnO4 माइनस स्टार्टिंग स्टेप है। MnO4 माइनस से बेटा ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, MnO2 से बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में,
Mn2+ से बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन करते करते फाइनली Mn में। और बेटा अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, गौर से नजर डालिएगा, तो MnO4 माइनस स्टार्टिंग है, Mn एकदम लास्ट है, यानी कि यही स्टेप्स का काम है यहाँ पे। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर इसकी +4 आएगी, यहाँ पर तो +2 है, यहाँ पे 0 है। +7 से +4 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3f, +4 से +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2f, फिर +2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2f। अब हम ऐसा करते हैं, इस प्रोसेस को नंबर 1 पुट करते हैं, इस प्रोसेस को नंबर 2 पुट करते हैं, इस प्रोसेस को नंबर 3 पुट करते हैं, ओवरऑल प्रोसेस हो गया प्रोसेस नंबर 4। तो डेल्टा G04 निकालना है हमको बेसिकली। तो डेल्टा G04 इज इक्वल टू डेल्टा, अब तुम E0 के टर्म्स में नहीं लिख सकते ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, EMF इज इंटेंसिव, तो डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काफी कर भी चुके हैं, मेंस के लिए भी किया है, कुछ इसमें कुछ खतरनाक कंसेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एडवांस 2022 में पूछा है तो भैया उसको रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो -NF सेल होता है, तो -N4FE04 इज इक्वल टू -N1FE0 अब E0 कितना है 1.68 प्लस, प्लस क्यों करोगे, डेल्टा G0 की वैल्यू फिर से -N2, अरे चलो चल लिख लेते हैं पहले N2F और E0 1.21, फिर -N3F E0 -103, यानी कि अब ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लस था, प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो N4 क्या है, N4 मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 2 4 2 4 मतलब 3 2 5 2 7, तो यहाँ पर हो गया 7 F F F F कट गया, कॉमन था, तो -7E04, N1 की वैल्यू मतलब हो गया यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1.08, फिर N2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1.21, और N3 की वैल्यू यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1.03। निकालना क्या है, निकालना E04 है, E04 की वैल्यू निकालोगे तो प्लस का 0.77 आंसर आएगा, करके देख लो, फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि वाकई में आंसर आया है कि नहीं आया है। और क्वेश्चन देखो कितना सरल है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम बस सॉल्व करते गए हैं, जो जो रिडक्शन वाले स्टेप्स दिए थे उनको एक साथ लिखा, डेल्टा G0 में एक्सप्रेस करके E0 का वैल्यू निकाल लिया, और करना भी यही उचित रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है 2021 का है, देखते हैं क्या नया है इस क्वेश्चन में बेटा। तो एक बार जरा पढ़ लो, एट 298 केल्विन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक मोनो बेसिक एसिड इज दिस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो, उसने आपको ये दिया है डेल नॉट एम, लेमडा नॉट एम, डेल नहीं लेमडा नॉट एम, 4 इंटू 10⁻² s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आगे की इंफॉर्मेशन कह रहा है at 298 Kelvin for an aqueous solution of the acid the degree of dissociation is alpha and the molar conductivity is this। molar conductivity y into 10⁻² दी है, बाकी यूनिट सेम है। at 298 Kelvin upon 20 times dilution with water, एक इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है भाई, the molar conductivity of the solution becomes this। तो एक मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, उसके बाद चीजों को डाइल्यूट कर दिया गया है, डाइल्यूशन, तो ये हो गया तुम्हारा बिफोर डाइल्यूशन। ये हो गया तुम्हारा आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन का जो वैल्यू है वो 3y इंटू 10⁻² है।
यूनिट सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक तो वो वैल्यू ऑफ अल्फा चाह रहा है और एक वैल्यू ऑफ वाई चाह रहा है, दो चीजें चाह रहा है कि आप उनके लिए निकाल कर दिखाइए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें? देखो, अगर अल्फा की वैल्यू वो चाह रहा है तो समझो मेरी बात, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन। ये एक फॉर्मूला होता है, बोल बेटा, हाँ या ना? जीरो कंसेंट्रेशन वाला, जीरो कंसेंट्रेशन वाला दिया है वैल्यू 4 × 10⁻²। लेमडा एम बिफोर डाइल्यूशन वाला ले लो, y × 10⁻²। इतना तो समझ में आ गया है कि ये कटेगा। y की वैल्यू अगर पता चल जाए तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा और अल्फा भी समझ में आ जाएगा। अब y तक पहुंचा कैसे जाए? दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या आ रहा है कि यार चीज को प्रोसीड कैसे करें? तो क्या हम के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ले सकते हैं? क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट बिफोर या आफ्टर, डिसोसिएशन कांस्टेंट बिफोर हो चाहे आफ्टर डाइल्यूशन हो, वो तो सेम ही रहेगा ना। और चूंकि वो सेम रहेगा, क्योंकि वो सेम रहेगा तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे को समझ में आ गया कि हमें इस क्वेश्चन को प्रोसीड करके कहां से कहां तक पहुंचाना है। बिफोर डाइल्यूशन का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, जहां पे सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही लिखेंगे। अल्फा लिख सकते हैं लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम का होल स्क्वायर अपॉन 1 - लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। यहां पर जो भी वैल्यू लिखोगे वो किसके रिस्पेक्ट पे लिखोगे, ये ध्यान रखना, बिफोर डाइल्यूशन। क्लियर? चलो बेटा, सारी वैल्यूज रख दो। यहां से के का वैल्यू आएगा, सी की जगह सी रखेंगे। लेमडा एम बिफोर डाइल्यूशन कितना है, y × 10⁻²। तो y स्क्वायर इंटू 10⁻4 अपॉन में लेमडा नॉट एम 4 × 10⁻², ठीक है, अपॉन में 1 - y × 10⁻² अपॉन 4 × 10⁻²। क्लियर? अब जैसे हमने ये बिफोर डाइल्यूशन के लिए निकाला है, आफ्टर डाइल्यूशन के लिए भी निकाल लें। और दोनों के को इक्वेट कर दें। कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन का जुगाड़ करना ही पड़ेगा यार। आफ्टर डाइल्यूशन के लिए डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर क्या आएगा, k इज इक्वल टू सी। अब वो यहां पर आ जाएगा 3, देखो आफ्टर डाइल्यूशन के लिए 3y × 10⁻² है, यानी कि हो जाएगा 9y स्क्वायर इंटू 10⁻4 अपॉन में लेमडा नॉट एम तो सेम ही है, 4 × 10⁻² अपॉन में 1 - 3y × 10⁻² अपॉन 4 × 10⁻²। बेटा ये जो वैल्यू है के का और ये जो वैल्यू है के का, तो जैसे 1 ले लो, इसको जैसे 2 ले लो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। एक बात और, आफ्टर डाइल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो अपॉन 20 कर देंगे। उसके पीछे लॉजिक ये है, उसके पीछे रीजन ये है, क्वेश्चन में लिखा है 298 केल्विन अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन विद वाटर, तो ये C/20 हो जाएगा। हाँ, तो अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। यहां पे आया था C अल्फा स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इंटू 10⁻4 अपॉन 4 × 10⁻² अपॉन, इस पे अगर हम एलसीएम ले कि ना ले लें? हाँ यार, चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट करते हैं, देखो चीजें थोड़ी सी आसान करते हैं, बता रहा हूं कैसे, बता रहा हूं कैसे, है ना? पता है वैल्यू, लेकिन यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या होगा कि ये आ जाएगा लेमडा नॉट एम माइनस y × 10⁻²।
इज इक्वल टू C/20 CY स्क्वायर इंटू 10⁴। CY क्यों होगा, 9 हो जाएगा ना, 9Y स्क्वायर इंटू 10⁴ अपॉन 4 इंटू 10⁻², अपॉन यहां पर जब एलसीएम लोगे तो लेमडा नॉट एम माइनस CY इंटू 10⁻²। जो जो कट रहा है काटो, C से C कटा, Y स्क्वायर से Y स्क्वायर कटा, 10⁴ से 10⁴ कटा, ये पूरा टर्म कटा। ठीक है, अब बच क्या रहा है, बच रहा है 9/20। अरे भगवान, 9/20 लेमडा नॉट एम माइनस CY इंटू 10⁻²। यहाँ पे 1/ लेमडा नॉट एम माइनस Y इंटू 10⁻²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 20 लेमडा नॉट एम माइनस 60 Y इंटू 10⁻²। 23 या 60 Y हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 9 लेमडा नॉट एम माइनस 9Y इंटू 10⁻²। चीजें थोड़ी सी आसान हो गई क्योंकि हमने उसको लेमडा नॉट एम ले लिया था। 20 लेमडा नॉट एम, 9 लेमडा नॉट एम इधर ले आओ, ये बच जाएगा 11 लेमडा नॉट एम। कैलकुलेशन इससे भरा हुआ है भाई, और ये 60Y इंटू 10⁻² जाएगा इस साइड, तो 9 चला गया, बच गया 51Y इंटू 10⁻²। अब क्या करें, अब हम करते हैं एक बार फिर से एक्सप्रेशन को लिख दें। 11 लेमडा नॉट एम इज इक्वल टू 51Y इंटू 10⁻²। यहां से देखो लेमडा नॉट एम की वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 10⁻², 51Y इंटू 10⁻²। हे भगवान, भगवान तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चनों से बचाए। ये आंसर है। भगवान तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चनों से बचाए जिसमें आसान है क्वेश्चन, लेकिन मतलब इतना ज्यादा लेंदी जा रहा है ना कि बच्चा एकदम एक भी गलती कर दे तो गया, खेल खत्म उसका। क्या आंसर आया था, 44/51। इसको डेसिमल में लिख लेना, वही आंसर है। और अब अल्फा की भी तो वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, तो 44/51 इंटू 4, तो 11/51, ये आंसर है। ऑल द बेस्ट टू माय lovely kids appearing for the JEM Advance 2024. अरे भैया तुम कहां से आ गए, नया क्वेश्चन आ गया बेटा। एडवांस 2022 का ये सवाल है, इंटीजर वैल्यू को क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कंसीडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ZmXnUmP करके दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ MnMp। हो याद करो बेटा, जब इस तरीके का सवाल आता था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आयनिक कंडक्टिविटीज में कैसे कन्वर्ट करते थे, ये वाला टर्म A टू दी पावर Y प्लस हो जाता था, और ये वाला टर्म जो है B टू दी पावर X माइनस हो जाता था। A X टाइम्स है तो इसको X से मल्टीप्लाई करते थे, B Y टाइम्स है इसको Y से मल्टीप्लाई करते थे। यदि कोलरॉश लॉ तुम्हें अगर याद हो तो मोलर कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटीज को इसी तरीके से तोड़कर रिलेट किया जा सकता था। ये कंसेप्ट यहां पर लागू होने वाला है। आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी सारे आयंस की दी हुई है, ठीक है, और आपको MPN की वैल्यूज निकालनी है, और आपको कुछ ये ग्राफ भी दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या कहता था, ये ग्राफ होता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो एकदम इंफिनिटी तक चला जाता था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे कंसेंट्रेशन बढ़ता है।
जैसे जैसे, एक बार समझ लो इस चीज को, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है। या उल्टा सोच लो कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम होगा। तो ग्राफ ऐसे बिल्कुल सही आ रहा है। कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब है डाइल्यूशन कम करना। डाइल्यूशन कम करने का मतलब है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को मजबूती तरीके से पकड़ पा रहे होंगे। मजबूती से पकड़ पाने का ये मतलब है कि आयंस का फ्री फ्लो नहीं होगा, और आयंस का फ्री फ्लो नहीं होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बेकार होगी। तुमने यही पढ़ा है ना कि मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। व्हाई? क्योंकि ऑन डाइल्यूशन द वाटर लेयर एंटर्स टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पानी की लहरें आ जाती हैं। पानी की लहरें पॉजिटिव और नेगेटिव के इंटरेक्टिव फोर्सेस को कम करती है, वो दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, फ्री फ्लो ऑफ आयंस स्टार्ट हो जाता है। और जितना फ्री फ्लो ऑफ आयंस होता है उतनी बढ़िया उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो उल्टा सोचोगे तो क्या होगा कि सर अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये एक्स एक्सिस पे है, ये अगर x1 है तो ये x2 है। इसका भी ना काम आएगा, स्लोप निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये x1 है तो ये x2 है। ये अगर y1 है तो ये y2 है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, D बाय अक्ल ऑन सेगर इक्वेशन। और ये किसके लिए लग रही है? ये लग रही है ZMXN। हमको यहाँ पे ZMXN दिया है क्या? गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, दिया है। पहला ही है। तो लेमडा m, या सीधा लिखते हैं लेमडा फॉर ZMXN इज इक्वल टू लेमडा नॉट फॉर ZMXN माइनस a अंडर रूट सी। मोलर कंडक्टिविटी एट any concentration is equal to molar conductivity at zero concentration minus a is the frequency factor अंडर रूट सी मतलब कंसंट्रेशन। इसीलिए ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करें? अचार डालें। यहां से देखो स्लोप आ जाएगा, ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू माइनस ए आया, जो कि होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस y2 माइनस y1 का मतलब 336 माइनस 339। x2 माइनस x1 का मतलब है 0.04 माइनस 0.01। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 336 में से 339 गया तो कितना बचा यार? पहले तो माइनस माइनस काट दो, माइनस माइनस कट गए। ऊपर कितना बचा? 3, नीचे 0.03, और ए की वैल्यू यानी कि जो स्लोप है उसकी वैल्यू 100 आ गई। तो ग्राफ देने का मकसद आ गया कि स्लोप ए की वैल्यू पता चल गई। अब ए की वैल्यू पता चल गई तो उससे हम क्या करें? उससे हम या तो 336 के करस्पॉन्डेंस वैल्यू निकाल लें, या 339 के करस्पॉन्डेंस वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू निकाल लें। हमको निकालनी है ये ये क्या बोलते हैं इसको, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, हमको एक रिलेशनशिप मिलेगी। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि देखो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन, एट जीरो कंसेंट्रेशन की बात करें तो वो दी हुई है क्या यार? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लेमडा एम फॉर जेड एम एक्सएन तो पता है 336 तो 339, ठीक है। लेमडा नॉट यहां से निकल आएगा। तो जैसे हम 336 को लेकर चलें
तो 336 इज इक्वल टू लेमडा नॉट जेड एम एक्स एन माइनस ए रूट सी ये है 0.04। फटाफट एक बार कैलकुलेटर उठाओ, हम भी उठाते हैं, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो मेरा आंसर 340 आ रहा है यार, तुम लोग का भी यही आ रहा होगा। चलो भाई, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास पता चल गई। ग्राफ से देखो, जो चीज हम निचोड़ सकते थे हमने निचोड़ लिया, है ना। डी बाय हैकेलॉन से अगर इक्वेशन लगाया, स्लोप निकाला, लेमडा नॉट एम की वैल्यू निकाल ली जेड एम एक्स एन के लिए। अब क्या करें, अब वापस इस क्वेश्चन में आते हैं, उसको देखते हैं और उसको निहारते हैं और पता करते हैं कि क्या दिया है। तो लेमडा नॉट यू एम वाई पी का दिया है, उसे कलर से करते हैं ना। यू एम वाई पी को कैसे ब्रेक करना है, जैसे मैंने उसको किया है। मैंने यहां पर लिखा यू, यू के ऊपर बेटा पी प्लस आएगा और एम टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बेटा y के ऊपर m माइनस आएगा और यहां से p मल्टीप्लाई होगा। समझ में आती है इतनी बात? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। आ रही है ना। अब क्या करोगे, वैल्यूज जो जो पता है बेटा रख लो, फटाक से रख लो, कहीं कोई मौका छूट ना जाए, क्योंकि 250 यहां पर इसका दिया है। m टाइम्स लेमडा नॉट p प्लस, u के ऊपर p प्लस 25 है, तो 25m प्लस वाई एम माइनस 100 p है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 25 से डिवाइड कर दें, तो यहां पर 10 आएगा, यहां पर m आएगा, प्लस 4p आएगा। अब ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। अभी रुकिए, अभी और सुनिएगा। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि वी एम एक्स एन दिया है। वी एम एक्स एन इज इक्वल टू लेमडा नॉट v टू द पावर n प्लस m से मल्टीप्लाई कर दें और x टू द पावर m माइनस n से मल्टीप्लाई कर दें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आप ये बताओ कि इसकी वैल्यू 440 दी है, लग गए 440 वाट छूने से तेरे। वाई v टू द पावर n प्लस की वैल्यू 100 दी है, तो ये हो गया 100m प्लस x टू द पावर m माइनस, इसकी वैल्यू 80 दी है। किससे डिवाइड कर सकते हैं? पहले तो हम सोच रहे हैं 10 से डिवाइड कर दें, तो 44 इज इक्वल टू 10m प्लस 8n आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 22 इज इक्वल टू, भाई जितना सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीजें उतनी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब कोई डिवाइड होने का रूल तो लग नहीं रहा है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते, रीजन ये mp पे है और ये mn में है। अभी हमको एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ रही है, और वो इक्वेशन कहां से आएगी? वो इक्वेशन आएगी यहां से। देखो, लेमडा नॉट जेड एम एक्सन निकाले थे ना हम। अब लेमडा नॉट जेड एम एक्सन को खोलिए, देखो ऊपर कर देते हैं यार। या देखो, लेमडा नॉट जेड एम एक्स एन, इसको इसके कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से इसको इसको आयनिक कंडक्टिविटीज में तोड़िए। जेड के ऊपर आएगा n प्लस और x के ऊपर आएगा m माइनस। इसको m से मल्टीप्लाई करो, इसको n से मल्टीप्लाई करो। जेड एन प्लस की वैल्यू क्या है? 50। x टू दी पावर m माइनस की वैल्यू है 80। इसकी वैल्यू कितनी है? 340। सिंप्लीफाई हो पा रही है?
34 इज इक्वल टू 5m प्लस 8m। 10 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। हे भगवान, अब 3 इक्वेशंस हैं तो कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है। mn कहाँ था? यहाँ पे था ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 2 और 3 इक्वेशन को। सॉल्विंग 2 और 3 साइमल्टेनियसली। तो सेकेंड इक्वेशन ये लिखी है 5m प्लस 4n इज इक्वल टू 22। थर्ड इक्वेशन ये लिखी है 5m प्लस 8n। 5m प्लस 8n इज इक्वल टू 34। यार बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हैं यार, है ना। क्या करें, तुम लोग को करके भी तो दिखानी है ना पूरी की पूरी, वरना तुम लोग मेरे मार्क्स काट लोगे। तो -4n इज इक्वल टू, लेकिन एक बार बता दें यार, इतना डिटेल में एडवांस में बहुत कम ही डिस्कशन कर रहे होंगे, ये भी याद रखना। ये माइनस का 12, तो n की वैल्यू 3 आ गई। अब तो फिर भाई खुला सांड बन चुके हो तुम लोग, कहीं पे भी घुस जाओ आंसर निकाल लोगे। यहाँ वैल्यू पुट करो, 22 इज इक्वल टू 5m प्लस 4 3 जा 12। तो 5m इज इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 2। अब m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 4p। therefore p is equal to 2। 2 2 3, करेक्ट आंसर इज 7। यस और नो? देख लो भाई एक बार, सिर्फ कैलकुलेशन करा है। सिर्फ ये वाला जो पार्ट था ना, ये तो मैथ्स थी पूरी। इसको इसमें तोड़कर लिखना, इक्वेशन बनाना, इसको इसको तोड़ के लिखना, इक्वेशन बनाना, और मेन इस ग्राफ से वैल्यू को निचोड़ पाना, और ये चीज समझ पाना कि ये y1 नहीं है, ये y2 है, और ये y2 नहीं, ये y1 है, ये x1 है, ये x2 है। ये इस चीज का मुख्य प्रकोप है। क्योंकि यदि तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो मोलर कंडक्टिविटी घटती है। तो यहां से घटाना चालू करो तो इनिशियल वैल्यू तो ये हुई ना, और फाइनल वैल्यू ये हुई। यहां बच्चा गलती करेगा, और फिलहाल मैग्नीट्यूड से मतलब है तो गलती कर भी लेगा तो माफ हो जाएगी, सो खून माफ। स्लोप नेगेटिव में आएगा तो आ दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर खैर कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो चीजें यही होंगी। चलो, आई थिंक या लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये है क्वेश्चन भाई जी एडवांस 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। आहा, एमसीक्यू विद मोर देन वन करेक्ट आंसर, ऐसा भी है क्या? चलो एक बार आंसर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लॉटिंग 1/λm अगेंस्ट c डेल्टा m। जैसे ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके किसके अगेंस्ट प्लॉट करना है? जो क्वेश्चन में कह रहा है 1/λm वर्सेस c lambda m for an aqueous solution of a monobasic acid HX resulted in a straight line with y-axis intercept of p, y-axis intercept of p and slope of f। इंटरसेप्ट और स्लोप का रेशियो चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंसंट्रेशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सब इन लोगों ने बवालबाजी दी हुई है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है एक तरीके से हमको पी बाय एस का रेशियो चाहिए, इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? जैसा कि उसने कहा है कि यार इन दोनों के बीच में जब आप कर्व बनाते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। तो उससे क्या समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ रहा है कि पहले इसमें आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालें, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों बच्चा बाड़ी, क्या कहते हो आप लोग? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे कैसे लाया जाए यार, बहुत दुविधा वाली बात है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से मिलेगा? देखो ऐसी दुविधा तुम्हारे साथ भी आ सकती है,
स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, बटन, स्टार्टिंग बटन। कुछ तो करके देखते हैं। देखो यार, लेमडा को, सॉरी, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, चलो बताओ। मोलर कंसंट्रेशन एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन एट जीरो कंसंट्रेशन। फिर के को हम क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर के को हम क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर का मतलब हो गया लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। फिर लेमडा नॉट एम यहाँ पे वो ले लोगे एलसीएम, तो रुकना अभी है ना, चीजें तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन 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 पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि एलसीएम लेने से कोई फायदा मिल रहा है हमको। मिल रहा है तो बताओ भाई, है मिल रहा है क्या? ऐसा करो, यहाँ पे 1 बाय लेमडा एम और सी लेमडा एम, सी लेमडा एम, सी लेमडा एम, कुछ जुगाड़ नहीं मिला इससे, तो हटाओ। और दूसरी अप्रोच लगाएं, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन 1 माइनस अल्फा। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, यहां पर ले जाते हैं के ए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के ए 1 माइनस लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम इज इक्वल टू सी लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम का होल स्क्वायर। मैं ऐसा इसलिए जुगाड़बाजी कर रहा हूँ ना, मुझे 1 अपॉन लेमडा एम एक तरफ चाहिए और सी लेमडा एम एक तरफ चाहिए। उस जुगाड़ में मैं लगा हुआ हूं ताकि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकले, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है। आप समझ रहे हो ना, मैंने पहले करा, काटा, फिर दोबारा कर रहा हूं। आपके साथ भी होगा, होगा, लेकिन हमको ढूंढना है ना, निकालना है कैसे हम अप्रोच करें, ये भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना। बिना सीखे नहीं आएगा भाई। अभी क्या, इसका मल्टीप्लाई करो जरा, के माइनस के लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम सी लेमडा एम स्क्वायर अपॉन लेमडा नॉट एम स्क्वायर। अभी क्या करने का, के की वैल्यू निकाल लें, के सिर्फ के की वैल्यू निकालें क्या, ये दोनों चीजें उधर चली जाएंगी। ये देखो, के इज इक्वल टू सी लेमडा एम स्क्वायर अपॉन लेमडा नॉट एम स्क्वायर प्लस के ए लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। अब क्या करें, देखो हमको सी लेमडा एम चाहिए, मेरी बात समझो। सी लेमडा एम कहाँ से दिख रहा है, कुछ तो फिर जुगाड़बाजी करना पड़ेगा, किसी से डिवाइड कर देते हैं, लेमडा एम से डिवाइड कर दें तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। देखो, डिवाइड बाय लेमडा एन ऑन बोथ साइड। क्योंकि यार देखो, ग्राफ तो उसने दिया है, लेकिन ग्राफ पे, मतलब ग्राफ के बारे में बात तो करिए, लेकिन उसने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। तो हमें ना चीजें यहाँ से निचोड़नी पड़ेंगी। यहाँ से लेमडा एम कट जाएगा तो सी बाय आई, गजब, एक सी लेमडा एम बच गया, और यहां से बचा के अपॉन लेमडा नॉट एम। नाउ द थिंग्स आर बिट क्लियर, क्योंकि हम लोग 1 अपॉन लेमडा नॉट एम देख पा रहे हैं, ठीक है, 1 अपॉन लेमडा एम देख पा रहे हैं, और 1 अपॉन लेमडा एम, एक मिनट देखें, 1 अपॉन लेमडा एम और सी लेमडा एम। तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को के से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय के। तो के से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा एम इज इक्वल टू, के से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सी लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट स्क्वायर, के यहाँ पर आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 अपॉन लेमडा नॉट एम। ओ माय गॉड, क्या अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दें रिलेट?
तो देखते हैं चीजें क्या बन रही हैं। दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो हमारा इंटरसेप्ट है वो 1/λ0m आ गया, ठीक है। और जो हमारा स्लोप है, स्लोप यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई देख रहे हो, c λm तुम्हारा x एक्सिस पे था देखो। और बचा यहाँ पे 1/λ0 के ए। अब आपको इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, इन दोनों का रेशियो चाहिए हम दोनों को, p/s। इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप का रेशियो चाहिए, निकाल कर देखो क्या आंसर आ रहा है। क्यों बच्चों, p/s कह रहा है ना, p क्या है इंटरसेप्ट, 1/λ0m। अरे और स्लोप कितना आया है कहाँ है यार, दिख ही नहीं रहा है हमको। λ0 स्क्वायर m/k। ठीक है। आ, भाई जी क्या ही हो रहा है, तो दुनिया ही गोल दिख रहा है साला। 1/λ0m आ रहा है, ठीक है। को डिवाइड करना है, p 1/λ0m हो गया, ठीक है। और s यानी कि स्लोप आ रहा है, s स्लोप है ना, s स्लोप है हाँ। और स्लोप को करेंगे, स्लोप कितना है 1/। हे भगवान, क्या ही क्वेश्चन दियो तुम, यही एडवांस। आंसर आया λ0m के। ओ भाई, तो चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है आंसर सही से सही निकालने की। एक जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन 23 का है, लेकिन इसमें देखो बहुत अच्छी चीज है कि कुछ नहीं बताया, सब खुला छोड़ दिया कि तुम ही समझो तुम ही देखो। तो y एक्सिस, इंटरसेप्ट p एंड स्लोप s से हमें समझ में आया कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आया। फिर जब ये चीजें आ गई तो स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट करना या इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप करना वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ये क्वेश्चन आप जेई 2020 एडवांस का घर में करेंगे और इसका आंसर सामने मुझे चाहिए। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बेहतरीन लगा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपका दिमाग खुल चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अभी आने वाले चैप्टर शायद केमिकल काइनेटिक्स हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, सरफेस केमिस्ट्री है, उन पे बात करते हैं। ठीक है, टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड, बाय बाय।